हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिजिक्स का बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ के रखा है। तो उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फिजिक्स फंडामेंटल्स, जो बेसिक पार्ट हमको पढ़ना है। अब देखिए, फिजिक्स में पढ़ते वक्त हमको दो बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ती है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। सही बात, ये ऑलरेडी आपने स्कूल में पढ़ के रखा है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर। देखिए, अब क्या होगा क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, यानी कैसे पहचानोगे कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब जैसे देखो, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है कि दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स but not directions, but not directions। देखो, स्केलर क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज होती है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, उनको कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब आप बोलोगे कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये डायरेक्शंस क्या है, बताऊंगा, डोंट वरी, आपने स्कूल में ऑलरेडी पढ़ के रखा है। सो आई विल टेल यू वन बाय वन, है ना। अब मुझको बताओ, यहाँ पे एक मैंने स्पेयर ले लिया है ना, स्पेयर, ऐसा स्पेयर ले लिया। अब मैंने बोला इसका मास जो है ना वो 10 kg है। कितना मास है? 10 kg है। ठीक है, ओके। अब बच्चों, यहाँ पे जो स्पेयर का मास है उसका ये जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है ना, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब मैंने आपको पूछा कि इस स्पेयर का मास 10 kg है, तो मुझको बताओ, चलो इसका तो मैग्नीट्यूड मुझको मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। अगर मैंने आपको पूछा कि इस मास को कोई डायरेक्शन है क्या, कुछ भी नहीं। यहाँ पे डायरेक्शन बोलने कोई मतलब ही नहीं बनता ना। इसीलिए ऐसी फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती है कि जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, उनको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? स्केलर क्वांटिटीज। आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? तो चलो और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। चलो, अगर मैंने आपको और कुछ एग्जांपल बताए स्केलर क्वांटिटी के, जैसे जैसे अगर आपको मान के चलो कि यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम, ओके। आप मुझको बताओ कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर मेरे पास ऐसा क्यूब होगा, है ना, क्यूब, मेरे पास ऐसा क्यूब होगा, ऐसा क्यूब होगा, तो आपको मालूम है क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बराबर। तो इसका लेंथ कुछ तो होगा, कुछ ब्रेड्थ होगा इसको, और कुछ हाइट होगा, करेक्ट। अगर मान लो मेरे पास एक 1 मीटर क्यूब का क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। तो ये जो 1 आपको दिख रहा है ना, ये 1 होगा उसका मैग्नीट्यूड, यानी वॉल्यूम एक फिजिक्स की एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, यहाँ पे मैंने लिखा है। लेकिन अब इसको मैंने आपको पूछा कि इसको कोई डायरेक्शन है क्या, कुछ भी डायरेक्शन नहीं है। समझ रही बात? तो इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं ना, उनको स्पेसिफाई करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की। आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए क्या होता है ना, स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। सो अंडरस्टैंड दिस पार्ट। नाउ आई विल गो फॉर द वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ आई विल मूव फॉर द वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी का मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। एक यहाँ पे कुछ बस जैसा है ना, इंटरेस्टिंग फिगर है ना, बस जैसा है। अब इसको, इस बस को एक वेलोसिटी है। अगर मैंने आपको पूछा कि इस बस का जो वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकंड, क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड, ओके।
तो चलो ये जो 10 आपको दिख रहा है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, ये उस वेलोसिटी का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन बच्चों आप इस पर नहीं रुकोगे, आप बोलोगे सर हाँ ठीक है, इस बस का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस बस का डायरेक्शन कहाँ है, किस डायरेक्शन में जा रही है ना। हम लोग स्कूल से भी घर आते वक्त बस से कभी ट्रैवल किए होंगे, तो बस अगर एक बस को एक फिक्स अगर डायरेक्शन होगा ना, तो हम लोग घर पहुंच जाएंगे ना फिर। अरे बस समय, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं ना, तो उनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होगी, तभी जाके इनको आप डिफाइन कर सकते हो। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है कि दे रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू डिफाइन देम। समझ रही बात, टू डिफाइन देम। चलो और कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर मान के चलो मेरे पास एक टाइम का एग्जांपल है ना, टाइम। अगर मानो कि मैंने बोला कि टाइम कुछ हो चुका है 10 सेकंड, टाइम कुछ हो सका है 10 सेकंड, तो टाइम जब हम लोग मेजर करेंगे 10 सेकंड, तो ये 10 जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड इस टाइम का। क्या बोलेंगे इस टाइम का, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, बराबर। यू अंडरस्टूड इस पार्ट, इस टाइम का इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ओके, लेकिन अगर मैंने पूछा कि टाइम को कुछ डायरेक्शन होता है क्या, इज देयर एनी डायरेक्शन फॉर टाइम, नो। तो बच्चों यहाँ पे टाइम क्या होगी हमारी, फिर स्केलर क्वांटिटी होंगी ना, टाइम क्या होगी हमारी, स्केलर क्वांटिटी होंगी। तो ऐसे बहुत सारे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आपको मिलेंगे। जस्ट मैंने आपको फ्यू एग्जांपल दे दिए कि उसके थ्रू हम लोग स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलो अच्छी बात है, एक बार ये पार्ट हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, है ना। सो लेट मी चेक द टाइमिंग, इसको कुछ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, नाउ चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस में देखते क्या लिखा है। इट इज अ टोटल पाथ लेंथ, इट इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ मूव्ड बाय द बॉडी इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एंड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, है ना। चलो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखो अगर बच्चों मेरे पास एक यहाँ पे ऐसा एक सेमी सर्कल है, क्या है, सेमी सर्कल, है ना। अब यहाँ पे एक आपके जैसे एक बच्चा है, वो सेमी सर्कल जैसा अपना ब्रिज होता है ना, जैसे अपने गार्डन में देखा होगा ब्रिज होता है ना अपने ब्रिज, यहाँ पे ऐसे बच्चा है, वो ऐसे ब्रिज के ऊपर से जा रहा है। तो या वो पॉइंट नंबर 1 से खुद का जर्नी स्टार्ट कर रहा है और उसको पॉइंट नंबर 2 तक जाना है, समझिए बात। तो वो क्या करेगा, इस सेमी सर्कल को कवर करके इस पॉइंट 2 पर आ जाएगा, बराबर। इस सेमी सर्कल को कवर करके पॉइंट 2 पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों, इस बच्चे ने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग निकाल सकते हैं, जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखो अब आपको मालूम होगा कि सेमी सर्कल का जो आर्क होता है ना, उसका लेंथ कितना होता है। देखो अगर आपके पास सर्कल होगा तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr। तो अगर सेमी सर्कल होगा तो उसका फिर आर्क लेंथ कितना होगा, फिर 2πr का हाफ हो जाएगा ना, फिर कितना हो जाएगा, पायर हो जाएगा। यानी ये पूरा आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस, ये फिर कितना हो जाएगा, पायर हो जाएगा ना, ये पायर हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा कितना था, 2πr था, लेकिन हमको सेमी सर्कल चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2πr है। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज 2πr, पायर होगा, सेमी सर्कल में ये पायर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे उस बच्चे ने पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 के लिए जो डिस्टेंस कवर किया वो पायर था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, या एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कवर्ड। यानी बच्चे का जो ये जो पाथ था, उस पाथ का ये एक्चुअल लेंथ था, है ना, उस पाथ का ये एक्चुअल लेंथ था। तो बच्चा जिस पाथ पर मूव हो रहा था उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ कितना है, पायर है। समझ बात। तो हम लोग फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ मूव्ड बाय द बॉडी इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो बताओ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस बच्चे ने टोटल पाथ कितना कवर किया, पायर, तो वो होगा हमारा डिस्टेंस। सॉरी बात, वो होगा डिस्टेंस। ठीक है, अब चलो फर्स्ट पेज पर आते हैं फिर से। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है,
इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या मतलब है, इसको ध्यान रखना, आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देख लेना डेफिनेशन एक बार, देन वी विल कम फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब ध्यान देना कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। अब मुझको बताओ यहाँ पे 1 क्या होगा, हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, और 2 क्या होगा, हमारा फाइनल पॉइंट होगा। तो बताओ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। देखो अभी ये जो मैंने सेमी सर्कल का जो आर्क था उसका लेंथ निकाला कितना, पाई आर निकाला, करेक्ट। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन से मूव होता पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक, तो ये क्या बनता अपना, डायमीटर बनता ना। तो बताओ डायमीटर का लेंथ कितना होता है, 2r होता है ना। डायमीटर का लेंथ कितना होता है, 2r होता है। अब मुझको बताओ पाई आर की वैल्यू ज़्यादा होगी या 2r की वैल्यू ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली पाई आर की होगी बच्चों, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना। तो 3.14 से हम लोग जब रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर का वैल्यू ज़्यादा होगा, लेकिन 2r का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। समझ रहे बात। तो मिल गया हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट था 1 और फाइनल पॉइंट था 2, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 2r होगा, पाई आर नहीं होगा। तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, बच्चों यहाँ पे वो हो जाएगा 2r। कितना आसान है, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, 2r है। समझिए बात। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 2r। ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और वो स्ट्रेट होता है। ये ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट होता है। अब आप देखोगे कि डिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो थोड़ा सा कर्व दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। ओके चलो, तो स्टार्टिंग का पार्ट हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, स्टार्टिंग का पॉइंट। देन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम फॉर द सेकंड पॉइंट। तो चलो यहाँ तक मैंने फर्स्ट वीडियो का पार्ट बना है, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते जाऊँगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है नोटबुक में नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये जो हम लोग वीडियो भेजेंगे मे भी आपका मोबाइल का कभी कभी मेमोरी फुल हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पॉज करके कभी कभी बीच में और नोट डाउन करने की आदत डाल दो। जो हमारा अभी 5 to 6 का सेशन है, उस सेशन में आपको ये वीडियो को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। हर एक पार्ट और पार्ट में जो बोल रहा है उसको अच्छे से सुन के जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो नोटबुक में आप उसको नोट डाउन करके रखो, और उसके बेसिस पर आज मैं आपको कुछ MCQs देने वाला हूँ जो आपकी SPI एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच। सेकंड पार्ट में अभी इमीडिएटली अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।